ओके। तो टेराफॉर्म बेसिकली हम यूज़ करते हैं ऑटोमेट द इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इसलिए इसको IaaS सर्विस, IaaC बोला जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन, है ना, कोड, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन टूल, ऐसा आप बोल सकते हो इसको। ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये, बेसिकली हैसीकॉप का प्रोडक्ट है ये। हैसीकॉप कॉप जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, terraform.io। एक हैसीकॉप जो है ना, ये हैसीकॉप ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके ना बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। नॉट ओनली टेराफॉर्म, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड्स में हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, ये उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एप्लीकेशन के लिए, इस तरह के प्रोडक्ट, सिक्योरिटी के लिए, है ना, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 एग्जांपल दिए हुए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन, सिक्योरिटी ऑटोमेशन, एप्लीकेशन नेटवर्किंग, है ना। तो बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना है तो आप टेराफॉर्म यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिक्योरिटी मतलब कीज़ वगैरह कहीं रखनी है और किसी के साथ शेयर करनी है, मान लो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि आप सर्विस बेस्ड हो और या फिर प्रोडक्ट हो, आप चाहते हो ना कि मैं अपने प्रोडक्ट को तो गिटहब में रख दूंगा। मान लो कि आपने एक टेराफॉर्म में कोड लिखा, ठीक है, वो कोड तो आपने गिटहब में रख दिया, लेकिन जब वो कोड एग्जीक्यूट करे ना, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो उसको यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब चीजें मिले, वो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर जगह पे रख दूँ, ताकि अगर कोई बंदा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज ना कर पाए, मेरा प्रोडक्ट है तो उसको पैसे देने पड़े, उसको मुझसे कीज खरीदनी पड़े, है ना, इस तरह की भी चीज आप ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। दूसरा, अगर कुछ शेयर करना होता है ना, मान लो मैंने एक अवनीत का प्रोजेक्ट किया, अवनीत ने बोला कि यार मुझे ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन का कोड बना के तुम दे दो। ठीक है, तो मुझे जो उसमें जो कीज यूज हो रही होंगी डाटाबेस और ये सब चीज़ों की, वो मैंने क्या किया, वॉल्ट के अंदर रख दिया और वॉल्ट का लिंक दे दिया अवनीत को। वॉल्ट इज अ काइंड ऑफ, वॉल्ट का मतलब तो समझ ही गए होगे कि वो लॉकर काइंड ऑफ चीज़ है ना, जहाँ पर कि आप अपनी चीज़ों को रख दो और लॉक कर दो तो कोई थर्ड पार्टी उसको यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर कॉन्सोल एक तरह का सर्विस डिस्कवरी होती है। सर्विस डिस्कवरी कुबरनेटीज में तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। सर्विस डिस्कवरी कोई थर्ड पार्टी टूल हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कॉन्सोल वही काम करता है जहाँ पर कुबरनेटीज यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे ECS या फिर कोई आप 4 डॉकर कंटेनर्स चला रहे हो किसी और टूल के थ्रू, डॉकर स्वाम या किसी और के थ्रू, तो वहाँ पर आप कॉन्सोल का यूज़ कर सकते हो। इट्स काइंड ऑफ सर्विस डिस्कवरी, नेटवर्क के ऊपर में जाके सर्विस को डिस्कवर करता है और खुद से ही वो एप्लीकेशंस को फाइंड कर लेता है कि अच्छा ये एप्लीकेशंस है और ऐसे इस एप्लीकेशंस को क्रिएट करना है, मतलब कलेक्ट करना है और इसके ऊपर उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब हम चलते हैं टेराफॉर्म के ऊपर, जो अपने को करना है। तो बेसिकली जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि टेराफॉर्म जो है ना, वो क्लाउड इंडिपेंडेंट है। इसको किसी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती कि अगर आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी प्रोविजन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। टेराफॉर्म के थ्रू आप कोई सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर सकते हो, किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोविजन कर सकते हो, चाहे वो ऑन प्रेमिसेस हो, है ना, या फिर क्लाउड में हो। अब क्लाउड, कोई सा भी क्लाउड आप यूज़ कर सकते हो, है ना, सारे क्लाउड के साथ में ये फिट बैठता है। ठीक है, आप चाहे AWS हो, GCP हो या Azure हो, किसी भी तरह का क्लाउड आप यूज़ कर सकते हो, है ना। अब थोड़ी सी ना इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। पहला तो कि टेराफॉर्म को आपको इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसे हम लोग AWS CLI हमने इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किया है ना, सिमिलरली हमें टेराफॉर्म भी उसी तरह इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना। तो वो कैसे करते हैं, एक सेकंड रुको, मैं अपना इंस्टेंस को थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। बेसिकली उसमें मैंने कम किया हुआ था। इसकी ना मैंने एक सीरीज़ भी बनाई थी, बट मैं अभी वो वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो उसमें हम देखेंगे कि विंडोज़ में, अगर आपको वो देखना है कि विंडोज़ में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और लिनक्स में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं टेराफॉर्म को, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो। एक प्लेलिस्ट काइंड ऑफ मैंने बनाया है टेराफॉर्म के लिए, ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी पता, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे इंस्टॉल किया जाता है और
कॉन्फ़िगर किया जाता है ना? 1 सेकंड देना मुझे। कॉन्फ़िगर, ठीक है। यहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है ना? या फिर इसका एक बहुत अच्छा लिंक है टेराफॉर्म को इंस्टॉल और डाउनलोड करने के लिए, टेराफॉर्म इंस्टॉल ऑन ओपन। ये ना स्पेसिफिक वर्जन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, और इसका वर्जन का ना बहुत ज़्यादा चक्कर होता है, मतलब वर्जन जो है एप्रोप्रिएट पैकेज में जो वर्जन है ना, अगर आपको गलत वर्जन मिल गया तो कई सारी चीज़ें ना चलेंगी नहीं। ठीक है, अपग्रेड आपको करते रहना पड़ेगा, हमेशा अपडेटेड वर्जन आपको यूज़ करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि समटाइम्स ना कुछ चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है कि नहीं नहीं ये नहीं चल सकता, वो नहीं चल सकता, काइंड ऑफ। मेक श्योर यहाँ पर मिलेगी एप्रोप्रिएट पैकेज, इस पर क्लिक करना है। ये बताएगा अपने को कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये डाउनलोड्स डॉट एच टी एम एल है, ये मैं डाल देता हूँ और आप लोगों के साथ भी share कर देता हूँ। इस पर डायरेक्ट क्लिक मत करना, राइट क्लिक करके ना इसको, ये पंगा है, इसको डायरेक्ट क्लिक नहीं करने का, कॉपी कर लो इसको, कॉपी लिंक एड्रेस करो। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये ना, आप अगर स्पेसिफिक वर्जन आपको इंस्टॉल करनी है ना, तो आप स्पेसिफिक वर्जन के लिए आप यहाँ पे जाओ इस लोकेशन पे जाओगे, release.hasicop.com टेराफॉर्म, ये लोकेशन है। हाँ, इस लोकेशन पे जब आप जाओगे ना, तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन, जैसे मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हो काम करने, ठीक है, या फिर समटाइम्स क्लाइंट बोलता है कि नहीं यही वर्जन चाहिए अपने को, इसी वर्जन में मुझे कोड लिख के दो। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्जन की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से वर्जन वाइज भी डाउनलोड कर सकते हो कि नहीं मुझे यही वर्जन चाहिए। ठीक है, बाकी अपग्रेड हो जाता है, आप बनाने के बाद अपग्रेड कभी भी कर सकते हो, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी वर्जन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। उस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए जिप का, है ना, और जो भी इन्वायरमेंट है आपका, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़, लिनक्स है तो लिनक्स, आप यहाँ से इंस्टॉल और रन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर चलेंगे और एक टेराफॉर्म का इंस्टेंस बना के देखेंगे कि आखिर इसको बनाया कैसे जाता है और कैसे प्रोविज़न किया जाता है। इसको मैं कर देता हूँ लॉन्च। इतनी बड़ी इंस्टेंस बनाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, आप अपने लोकल लैपटॉप में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब ना बेसिकली एक चीज़ हमें थोड़ी-सी समझनी पड़ेगी कि टेराफॉर्म से ना आखिर कैसे प्रोविज़न हो जाता है और कैसे चीज़ें बन जाती हैं। तो उसको समझने के लिए ना हमें बिल्कुल बेसिक्स में जाना पड़ेगा। बेसिक्स में जाने का मतलब ये है कि अगर ये एडब्ल्यूएस का कंसोल है, ठीक है? ये एडब्ल्यूएस है और अपने को ना एडब्ल्यूएस में एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, ठीक है? ये मान लो EC2 इंस्टेंस है ना? तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं एडब्ल्यूएस में किसी मशीन पे रहूँगा तभी मैं ये वाली मशीन लॉन्च कर पाऊँगा, है ना? आप बेसिक में जाते हो तो क्या होता है, आप ना एक ब्राउज़र पे जाते हो, एडब्ल्यूएस कंसोल खोलते हो और उस कंसोल में जाते हो और थोड़े से क्लिक्स करते हो, यूज़र आईडी पासवर्ड आपसे माँगता है पहले, है ना? वो यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आप EC2 डैशबोर्ड में जाके और EC2 लॉन्च कर देते हो यूआई से। ठीक है, अगर मुझे यूआई से मैं आपको बोलूँ EC2 लॉन्च करने, तो आप पहले लॉगिन करके यहाँ तक पहुँचोगे, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, थोड़े से इधर-उधर के क्लिक्स के बाद आप लॉगिन कर पाओगे, मतलब EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगी आपसे। सिमिलरली अगर आपको टेराफॉर्म से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि टेराफॉर्म आप ना एक EC2 इंस्टेंस रनिंग हो वहीं पे ही टेराफॉर्म डालो, नहीं, ये कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है। टेराफॉर्म आप कहाँ से रन करोगे?
टेराफॉर्म अपने लोकल लैपटॉप से रन करोगे। मेरे लोकल लैपटॉप में टेराफॉर्म होना चाहिए, मेरा विंडोज़ मशीन जो है, मैं वहाँ से भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? अब एक चीज़ थोड़ी-सी सोचने वाली है कि अगर मैं कोई EC2 इंस्टेंस या कोई S3 बकेट बना रहा हूँ, तो बनाते वक़्त में मुझे क्या चाहिए? कैसे बना सकता हूँ? बनाने के लिए मुझे 2 ही चीज़ तो चाहिए, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, है ना? जब तक मैं यहाँ नहीं पहुँचूँगा, इस वाले अकाउंट में नहीं पहुँचूँगा, मैं लॉगिन ही नहीं कर मतलब बना ही नहीं सकता कोई भी सर्विस, राइट? सिमिलरली अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ वहाँ जाने के बाद, तो सेम काम अगर मेरे पास एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की अगर मेरे लोकल लैपटॉप में सेव है ना? और कॉन्फ़िगर्ड है AWS CLI, ठीक है? दैट मीन्स कि मेरे पास यूज़र आईडी पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड हैं ऑलरेडी मेरे लोकल लैपटॉप में। अब जब मेरे पास AWS CLI कॉन्फ़िगर है, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? टेराफॉर्म की बाइनरी डालनी पड़ेगी, बस। जैसे ये बाइनरी मैं डाल के इसका पाथ वेरिएबल सेट कर दूंगा। हमेशा याद रखना, पाथ वेरिएबल सेट करना पड़ेगा आपको। पाथ वेरिएबल सेट करने से क्या फ़ायदा होगा? पाथ वेरिएबल सेट करने से फ़ायदा ये होगा कि ये जैसे मैंने अपने लैपटॉप में सेट कर दिया है पाथ वेरिएबल, तो जो भी यूज़र आएगा रोशन के अलावा कोई और भी यूज़र अगर इस लैपटॉप में लॉगिन करेगा, अब चूंकि पाथ वेरिएबल तो ग्लोबल होती है, वो पूरे लैपटॉप में सेट हो गई है, तो कोई भी आदमी जाके टेराफॉर्म के कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है। दैट मीन्स कि अगर हम समराइज करें तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने लैपटॉप में? 2 चीज़ें चाहिए। एक AWS CLI, ठीक है, कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। दूसरी, टेराफॉर्म का पाथ वेरिएबल सेट होना चाहिए और टेराफॉर्म की बाइनरी को सही जगह पे हमें डाल देना होगा, ठीक है। विंडोज़ में टेराफॉर्म कैसे इंस्टॉल करते हैं ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है ये वीडियो, तो आपने एक बार इस वीडियो के थ्रू देख लेना कि विंडोज़ में कैसे डालते हैं और लिनक्स मशीन में कैसे डालते हैं, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा टूल है जो इंस्टॉल, जिप फाइल है, अनजिप करो और चलना स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। हम हम्म, जब आप इंस्टॉल कर दोगे ना टेराफॉर्म का पाथ वेरिएबल सेट करने के बाद, तो टेराफॉर्म आप ऐसे लिखोगे तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि हाँ टेराफॉर्म इंस्टॉल है, ठीक है। बस टेराफॉर्म डॉट exe वाली कमांड होगी, वो चला दोगे तो उसके साथ में आपको दिखा देगा कि क्या क्या मेरी कमांड्स हैं, ठीक है। एक बार ये चला लेना और इसको चलाने के बाद जो ये आउटपुट आता है ना, इसको थोड़ा सा देख लेना ढंग से, ठीक है। इसको ढंग से देख लोगे तो आप यूज़ कर सकते हो। देखो बहुत सारी चीज़ें तो यूज़ नहीं होती हैं, है ना। मेनली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 3 से 4 कमांड ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप जैसे इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्राफ है, ठीक है। अगर आपको ग्राफिकल में देखना है रिसोर्सेज को, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने खुद भी यूज़ नहीं किया ये सारी कमांडें, लेकिन आप एक बार कर लेना अगर आपको, है ना, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगी तो उसको कर लेना। अब दूसरी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि टेराफॉर्म में जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं, है ना, हम थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि कौन सा कमांड क्या काम करता है, ठीक है। तो टेराफॉर्म में 3 कमांड जो है ना, इनका बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे, यू कैन से कि बहुत ज़्यादा महत्व है ना। इनिट, प्लान और अप्लाई, बस यही 3 कमांड में सारा टेराफॉर्म बना बनाया हुआ है। बेसिकली ये कमांडें कब यूज होती हैं? जबकि आपके पास टेराफॉर्म की फाइल होगी, .tf फाइल। टेराफॉर्म कौन सी फाइल सपोर्ट सपोर्ट करता है? .tf फाइल, ये याद रखना, ठीक है। तो इनिट जब आप करते हो ना, तो वो क्या करता है कि जो .tf फाइल में आपने जो भी कोड लिखा है, ठीक है, कुछ भी हम देखेंगे कि क्या कोड होता है और कैसे होता है। कुछ भी कोड लिखा है ABCDEF, अगर किसी रिसोर्स को क्रिएट कर रहे हो, मान लो आप S3 बकेट को क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। S3 बकेट को क्रिएट करना चाहते हो, आपने 4 लाइन्स ऑफ कोड लिख दिए TF फाइल के अंदर में, है ना। तो वो क्या करेगा कि ये जो आपने कोड लिख दिया है ना, ये सबसे पहले अपने आपको उस कोड के हिसाब, जो भी इस कोड को लाइब्रेरीज चाहिए, है ना, बेसिक लाइब्रेरीज चाहिए, वो सारी लाइब्रेरीज ये इंटरनेट से डाउनलोड कर लेगा आपके लिए, ठीक है। इनिट कमांड मतलब इनिशियलाइज, है ना। इनिशियलाइज किसको इनिशियलाइज करेगा? जो भी डिपेंडेंट पैकेजेस हैं, अगर इसको कुछ ऐसी डिपेंडेंसी है जो कि इसको चाहिए, समटाइम्स वर्जन डिपेंडेंसी हो सकती है, कुछ और भी डिपेंडेंसी हो सकती है ना, जो आपने नहीं मेंशन किया होगा, कोई मॉड्यूल्स डिपेंडेंसी हो सकती है, तो वो उसको इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज करने के बाद में जब वो इनिशियलाइज कर देता है, तो वो क्या करता है कि एक डॉट टेराफॉर्म नाम का फोल्डर बना देता है।
ये कहाँ पर बनाता है? जहाँ पर भी आपने वो कमांड चलाई थी, ठीक है, जहाँ पर भी आपने ये कमांड चलाई थी उस लोकेशन पे ये बना देगा। और ये कमांड कहाँ से चलाई थी आपने? ये कमांड आपने वहाँ पे चलाई थी जहाँ पर कि TF फाइल अवेलेबल था, ठीक है, बहुत सिंपल है। जहाँ पर TF फाइल होगा वहाँ पर init कमांड चलाएंगे, जब init कमांड चलाएंगे तो डॉट टेराफॉर्म फोल्डर बन जाएगा। कब बनेगा? जब इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन का मतलब हुआ डिपेंडेंट पैकेजेस को डाउनलोड कर लो, बस यही इसका मतलब हुआ। अब वो तो पैकेज डाउनलोड कर लिया, लेकिन मेरा काम तो कुछ और है। मैं तो चाहता हूँ कि S3 बकेट बने, पैकेज डाउनलोड करना मेरा काम थोड़ी ना था। तो मैंने क्या किया, प्लान कमांड चलाया, टेराफॉर्म प्लान। जैसे ही मैं ये कमांड चलाता हूँ, प्लान का मतलब क्या होता है कि आप जब कुछ चीज़ बनाते हो ना, तो बनाने से पहले ना आप प्लानिंग करते हो, है ना। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार अंकु एक काम करो, एक ना EC2 सर्वर लॉन्च कर दो, उसमें MySQL डाटाबेस डाल देना, ठीक है, और ये जो MySQL डाटाबेस डाल रहे हो ना, ये हम प्रोडक्शन में यूज़ करने वाले हैं। तो आप क्या करोगे ना, ऐसे नहीं गए और वहाँ पे डाउनलोड कर दिया कोई गूगल देख के, ऐसा नहीं करोगे आप क्या करोगे, पहले प्लानिंग करोगे कि अच्छा अच्छा, तो MySQL डाटाबेस में जब डाल रहा हूँ तो मेरे पास कितने यूजर्स हो सकते हैं, है ना। इसके लिए आप जाके डेवलपर से बात करोगे कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना हो सकता है यूजर्स। डेवलपर ने बोला कि यार ऐसा है कि मैं ना 10,000 क्वेरीज पर आवर चलाऊंगा, तो मुझे ना थोड़ा बड़ा मशीन देना। फिर जब उसने ऐसा रिक्वेस्ट आपको बोला तो आपने थोड़ा उसके हिसाब से प्लान किया, अच्छा अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज काइंड ऑफ इंस्टेंस लेते हैं जहाँ पर कि सीपीयूज मुझे ज़्यादा मिले, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप प्लान करते हो, राइट, बनाने से पहले। और उसको कहीं पर नोट करो कि अच्छा जब मैं बनाऊंगा तो मुझे ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। सिमिलरली जब आप टेराफॉर्म में टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते हो, तो आपने यहाँ पे जो कोड लिखा था main.tf में, वो आपको एक आउटपुट में दिखा के बताएगा कि ये चीजें मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। आप देख लो बनाने से पहले यही चीजें बनाने वाला हूँ। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, नहीं नहीं यहाँ पर ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए, ये प्राइवेट होनी चाहिए, समथिंग इस तरह का कुछ भी चेंजेस करने हैं, जब आपको चेंजेस करने हैं तो आप वहाँ पर इमीडिएट चेंज करके फिर से इनिट और फिर से प्लान चला सकते हो। अगर आप ओके हो कि नहीं नहीं ठीक है, प्लान में जो दिख रहा है यही तो चाहिए था मुझे एग्जैक्टली, तब आप लास्ट स्टेप में जाओगे और उस प्लान को आप करोगे अप्लाई, ठीक है, इस प्लान को करोगे अप्लाई। अब ये प्लान और अप्लाई, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पतला सा थिन लेयर है, समझे। ये जो थिन लेयर है, इस लेयर में आखिर क्या होता है? इस लेयर में ना एक्चुअली आपने जो प्लान किया हुआ है वो आप सेव कर रहे हो कहीं पर। जो भी आपने अप्लाई किया है ना, जो भी चीजें आपने अप्लाई कर दी हैं, वो कहीं यहाँ पे आके सेव हो गया। उसको बोलते हैं TF स्टेट, टेराफॉर्म स्टेट। ये एक फाइल बनती है, डॉट, इसका स्टार्ट होता है ये डॉट से, डॉट TF स्टेट। इस फाइल में क्या डिटेल्स होती हैं? इस फाइल में डिटेल्स ये होती है कि जो भी चीजें आपको यहाँ प्लान में दिखी थी और आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, वो सारा का सारा माल यहाँ पर स्टोर हो जाता है। अगर आपको फ्यूचर में, जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे EC2 इंस्टेंस बनाना था, ठीक है, EC2 इंस्टेंस में मैंने सब कुछ बना दिया, सिक्योरिटी ग्रुप ये होगा, की पेयर ये होगा, है ना, और उसके क्या बोलते हैं, AMI ऐसी होगी, टाइप ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मैंने EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिया टेराफॉर्म के थ्रू। जब मैंने लॉन्च कर दिया, तब उसने क्या किया, जो लॉन्च किया ना वो तो आउटपुट मुझे दिख ही रहा है कि हाँ EC2 इंस्टेंस बन गया है, लेकिन उसकी जो पूरी API कॉल है, पूरे डिटेल्स है, वो इस फाइल में जाके सेव हो गया, और बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में सेव हो गया है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में ये डाटा सेव हो गया है डॉट TF स्टेट फाइल में, ठीक है। जब ये सेव हो गया, कल होकर के अगर अवनीत आता है और अवनीत बोलता है कि नहीं यार ये ना तुमने गलत डाल दिया है, बेसिकली अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना वो हमारी चेंज हो गई है, तुमने जो लॉन्च किया था मशीन वो T2 मीडियम था, ठीक है, लेकिन यार अंकु तुम एक काम करो, हमें ना थोड़ा बड़ा मशीन चाहिए, ठीक है। तो अंकु ने पूछा कितना बड़ा चाहिए भाई, तो अवनीत ने बोला कि यार तुम ना M5 एक्स्ट्रा लार्ज दे दो मुझे, ठीक है। अब अंकु के पास क्या सिचुएशन है कि यार एक तो नया मशीन लॉन्च करना पड़ेगा,
तो अंकु फिर से कोई टेराफॉर्म लिखने नहीं जाएगा। अंकु क्या करेगा, जो टेराफॉर्म का कोड था ना, उसी कोड में सिर्फ इस वैल्यू को चेंज कर देगा। जब इस वैल्यू को चेंज करके अंकु स्टार्ट करेगा, है ना, तो वो अदर डाटा यहाँ से उठा लेगा ऑटोमेटिकली टीएफ स्टेट से। अदर डाटा का मतलब क्या क्या हुआ, अदर डाटा का मतलब हुआ सिक्योरिटी ग्रुप कौन सी अटैच होनी है ना, की पेयर कौन सा अटैच होना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी उसको, और ऑटोमेटिकली अंकु अपना नया इंस्टेंस लॉन्च कर चुका होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक्स थी टेराफॉर्म की। इसमें हमने क्या क्या देखा, इनिट, प्लान, अप्लाई, टेराफॉर्म स्टेट और डॉट टेराफॉर्म फोल्डर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ, उसके बाद हम यहाँ जा रहे हैं अभी लॉन्च करने, एक S3 बकेट लॉन्च करेंगे और एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे हम लोग। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास, यू कैन आस्क। रोशन, ये काइंड ऑफ ऑटोमेशन टूल है, 100%, हाँ। हम जो भी मैनुअली कर रहे हैं हाँ, वी आर डूइंग इट थ्रू टेराफॉर्म, है ना। ये ठीक है। वाले जो है ना प्लेलिस्ट टेराफॉर्म बिगिनर, इसको देख लेना। इसमें मैंने ना सारे वो वाले वीडियोस डाले हुए हैं जो जो अपने को पता होनी चाहिए टेराफॉर्म के बारे में। ठीक है, वेरिएबल्स, आउटपुट्स कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ठीक है, ये एक पूरी सी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, इसको आप देख लेना। बट इसको तब आप देखोगे जबकि आप वहाँ तक पहुँचोगे। तो उससे पहले ना हम थोड़ा सा एक देखते हैं कि कोई भी टेराफॉर्म का कोड अगर आपको बोलता है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो कि आप गए किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया, आपको बोला कि यार S3 बकेट के लिख दो टेराफॉर्म में, मुझे ना टेराफॉर्म से S3 बकेट लॉन्च करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, टेराफॉर्म S3 बकेट, terraform.io, एक तो ये है ऑप्शन। दूसरा, गिटहब में टेराफॉर्म बहुत एक्टिव है। ठीक है, बहुत एक्टिव है इन द सेंस कि ये ना अपने हर एक सर्विसेज का ना मॉड्यूल, मतलब जितने भी AWS की सर्विसेज है ना, उनके मॉड्यूल्स बना बना के इसने गिटहब में रखे हुए हैं। अगर टेराफॉर्म मॉड्यूल्स में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसने मल्टीपल सर्विसेज के लिए अपने मॉड्यूल्स बना के रखे हुए हैं। हम उन मॉड्यूल्स को भी कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। मान लो अभी मुझे S3 बकेट चाहिए, क्रिएट करना है, AWS इंस्टेंस क्रिएट करना है या लोड बैलेंस क्रिएट करना है। पहले इसको क्रिएट करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस कोड को यूज। हम्म अब इसके, अच्छा, अभी जितना तक हमने यहाँ तक डिस्कस किया ये तो हमें क्लियर है ना, यस नो। हाँ जी रोशन, हाँ जी रोशन भाई, एक चीज है, एक आपने स्टार्टिंग में बोला ना, हमने स्टार्टिंग में T2 माइक्रो मशीन लॉन्च की, फिर जब आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो M5 लॉन्च करेंगे हम, है ना। तो जो आपकी जो एग्जिस्टिंग थी जैसे T2 माइक्रो, वो उसी को रिप्लेस करेगा या अदर इंस्टेंस बनाएगा ये दूसरा? आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप उसको भी इंस्टेंस टाइप भी चेंज कर सकते हो या फिर क्रिएट न्यू रिसोर्स भी कर सकते हो। या तो इधर उसी को अपग्रेड कर हाँ, सकते हैं या फिर बिल्कुल, उसको। आप जो भी काम यहाँ से कर रहे हो ना, जो भी काम यहाँ से, अगर आप एक ओके मशीन को स्टॉप भी कर रहे हो ना, तो वो काम भी आप टेराफॉर्म के थ्रू कर सकते हो, इट्स नॉट ए बिग डील। लेकिन उसको ओके आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसको देखना पड़ेगा कि, क्योंकि ये सब देखो, ये सब कस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना। तो कस्टम रिक्वायरमेंट्स हाँ जी जब हाँ भी जी आती है ना, जैसे ये चेंज इंस्टेंस टाइप, ये कस्टम रिक्वायरमेंट है, तो चेंज इंस्टेंस टाइप के लिए कौन सा कोड लिखना होगा ये आपको देखना पड़ेगा। और वो कैसे देख सकते हो, तो आपको सिंपल सा टेराफॉर्म पे चले जाना है, ये उसकी अपनी वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक इसमें भी थोड़ा सा हैक है कि आप इसमें कैसे ढूंढोगे किसी भी चीज़ को, जो भी आपको करना है वो काम कैसे ढूंढ सकते हो। मान लो कि आपको S3 बकेट पे काम करना है, ठीक है, तो S3 बकेट में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है ये, वो सारा चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। डाटा सोर्स, है ना, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस जहाँ भी लगा हो ना, वो हमेशा समझ लेना कि नया कुछ बन रहा है। टेराफॉर्म के कोड में जहाँ भी आप रिसोर्सेस यूज़ करते हो, इसका मतलब है कि कुछ नया बना रहे हैं हम। अगर आप डाटा सोर्स यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब है कि जो कुछ बना बनाया है ना, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। बना बनाया है इन द सेंस कि ये हो सकता है कि आपके अकाउंट में हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये ग्लोबल वेरिएबल काइंड ऑफ चीज़ हो, जो कि टेराफॉर्म खुद से ही सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमेशा दो चीज़ों में हमेशा याद रखना, अगर कुछ नया क्रिएट करना है तो वो हमेशा रिसोर्सेस लिखना पड़ेगा। और अगर कुछ बना बनाया है कोई चीज़, मान लो बना बनाया का मतलब मैं फिर से एक बार तो बता देता हूँ। मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार अंकु एक काम करो, EC2 इंस्टेंस लॉन्च करो VPC 1 में। ठीक है,
तो VPC1 जो है, मैंने तो ऐसे बोल दिया VPC1 में, VPC1 की आईडी तो चाहिए ना अंकु को, तभी तो अंकु EC2 इंस्टेंस के अंदर में सबनेट जब लिखेगा तो बोलेगा कि यार ये सबनेट उस VPC को बिलोंग करता है, राइट। तो उस समय उसको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, उसको क्या करना है, आइदर वो वेरिएबल यूज करेगा और जहां पर कि हार्डकोर करेगी वैल्यूज को, या फिर वो रन टाइम में क्या करेगा अंकु कि डाटा सोर्स यूज करेगा। डाटा सोर्स वो पूरे अकाउंट्स में जहां भी VPC1 की होगी उसकी आईडी वो खुद ही प्रिंट कर देगा, एक कोड दूसरे कोड के लिए प्रिंट कर देगा। कैसे कर देगा, मान लो आपने लाइंस ऑफ कोड यहाँ लिखा और लाइंस ऑफ कोड यहाँ लिखा, लाइंस ऑफ कोड यहाँ लिखा, ठीक है। अब देखो एक टेराफॉर्म की ब्यूटी और क्या है, मान लो इसकी टेराफॉर्म में 3 नंबर जो कोड है ना, इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर है, ठीक है, 1 में। कैसे, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और 1 नंबर में आपने पहले लिख दिया एक कोड अटैचमेंट वाला, लोड बैलेंसर को अटैच करो EC2 के साथ में। या फिर एक और थोड़ा सा इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, एक बहुत ही सिंपल इसको करते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पर एक EC2 बनाया, पहला लाइन्स ऑफ कोड। दूसरे लाइन्स ऑफ कोड में आपने क्या किया कि आपने एक लोड बैलेंसर बनाया। तीसरे लाइन्स ऑफ कोड में आप क्या कर रहे हो कि EC2 को लोड बैलेंसर के साथ में आपको अटैच करना है, ठीक है। अगर ये काम करना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ रेफरेंस इन द लाइन नंबर 3। आप रेफरेंस ले सकते हो कि पहले में क्या बनाया था, दूसरे में क्या बनाया था, उन दोनों को यहाँ पर जोड़ दो। एक थोड़ा सा लाइन्स ऑफ कोड होगा जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ देगा ऑटोमेटिकली, और ये खुद ही पढ़ लेगा आईडी वगैरह जो नया EC2 बन रहा है ना, वो सब खुद ही, आप तो हार्डकोर नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें खुद ही पढ़ लेगा। तो वो कैसे, डाटा सोर्स अगर आप यहाँ पे डाल दोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको पढ़ लेगा, वो समझ लेगा कि इस अकाउंट में मैंने अभी अभी एक EC2 बनाया है और उसकी आईडी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट है टेराफॉर्म। अब पहले ना अपन एक काम करते हैं, अपन जाके एक S3 बकेट बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल वाला S3 बकेट बनाते हैं, कोई ज़्यादा सा उसमें ट्रिक ही नहीं होना चाहिए। WSS3LS, पहले मैं देखता हूँ कि इसमें है या नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, टेराफॉर्म में दो चीज़ें होती हैं अलग से। चलो फाइल स्ट्रक्चर बात करते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। टेराफॉर्म की फाइल स्ट्रक्चर, एक होता है main.tf, variable.tf, output.tf, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये ना एक स्टैंडर्ड है ना, मैन होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, output.tf होना चाहिए, बट ये कंपलसरी नहीं है। मैं एक ही फाइल लिखूंगा main.tf, है ना, और उसी फाइल के अंदर में इसका भी कंटेंट डाल दूंगा और इसका भी कंटेंट, तो मुझे और ज़्यादा वो वेरिएबल.tf और ये वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही फाइल के अंदर एक सेक्शन में वेरिएबल लिख दूंगा, वहाँ पर सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर दूंगा, एक सेक्शन में मैं आउटपुट लिखूंगा, सारा आउटपुट डिफाइन कर दूंगा, और एक सेक्शन में मैंने main.tf है तो उसमें रिसोर्सेज का सेक्शन था, वहाँ सारे रिसोर्सेज डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा कोई भी कोड अगर आप लिख रहे हो ना ऑर्गेनाइजेशंस में, तो एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, है ना, कि ताकि अगर कोई तीसरा बंदा अगर उस कोड को देख रहा है तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पर वेरिएबल इस फाइल में रखा हुआ है, आउटपुट यहाँ रखा हुआ है और मेन यहाँ रखा हुआ है। और टेराफॉर्म इतना स्मार्ट है कि वो खुद ब खुद पढ़ लेता है कि मतलब अगर variable.tf फाइल जो है वो किसी और फोल्डर में है ना, वो खुद ब खुद पढ़ लेगा कि मुझे वहां से वेरिएबल की वैल्यूज उठानी है ना। यहाँ पर S3 बकेट तो दिख रहा है, देखते हैं।
कि कौन सा अकाउंट कॉन्फ़िगर्ड है, श्योरिटी नहीं है कि कौन सा CF टेम्पलेट और रोशन न्यू समथिंग CF टेम्पलेट ये सिस्टम कुछ और है। ठीक है, तो मुझे पहले IAM कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा CLI। अभी तक हम कूल है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी हमें समझने में, है ना। बहुत आसान है टेराफॉर्म, आपको मज़ा आएगा जब आप इसमें प्रोविज़न करोगे ना चीज़ें, तो हर चीज़ आप सोचोगे कि मैं टेराफॉर्म से ही करूँ, क्योंकि इतना आसान है ये। पता नहीं कहाँ। रोशन भाई हाँ जी सर। रोशन भाई इससे हम जस्ट रिसोर्स प्रोविजन हाँ करते हैं क्रिएट, जस्ट, हाँ रिसोर्स क्रिएट करना, यही तो काम। वो हम फ्रंट एंड से भी तो कर सकते हैं, मतलब इसका कुछ यस, यूज होता है क्या, मतलब ये एक्स्ट्रा सबसे यूज? अच्छा क्वेश्चन था कि हम क्यों करते हैं ऑटोमेशन, है ना। मतलब इससे क्यों परफेक्ट। करते हैं बैकएंड से हम? बेसिकली होता क्या है एक सेकंड मुझे जरा सा बताता हूँ। अच्छा, कोई इसका आंसर देना चाहेगा कि ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमारे पास ऑलरेडी CLI कंसोल है, तो ऑटोमेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी? कोई इसका आंसर करना चाहेगा हम में से? मेरे नॉलेज में तो एक तो ये है आपका ऑटोमेटिक जब कर देंगे तो हमें एक बार ठीक कोड है। लिखना पड़ेगा। जब हमें मल्टीपल यूज करना पड़ा है तो नहीं तो हमें बार बार वहाँ पे EC2 लॉन्च कर रहे हैं, मैनुअली जब कर रहे हैं हम, और इसमें हम टेराफॉर्म से कर रहे हैं तो एक बार कोड कर दिया, तो आपको बस थोड़ा चेंजेस ही करने हैं, आपको किस तरह का इंस्टेंस टाइप चाहिए, और वहाँ से लॉन्च करके आपका क्विक हो जाएगा और ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये यूज है इसका। और कोई इसमें डालना चाहता है? अवनीत, अली, आप दोनों बताओ, ऑटोमेशन क्यों चाहिए होता है? अगर हमारे पास कोई चीज़ मैनुअल है तो ऑटोमेशन की क्या ज़रूरत है? बेसिकली ऑटो स्केलिंग में भी इसको कैसे यूजफुल होगा? रोशन भाई, इसमें सिक्योरिटी भी एक रीजन है, क्योंकि मतलब फ्रंट एंड से तो कोई भी यूजर जाके ना उसको कुछ भी डिलीट कर सकता है, बट अगर टेराफॉर्म के थ्रू है तो फिर उसमें एक सिक्योरिटी भी एक पॉइंट रहेगा, जिससे कि हम यूजफुल है टेराफॉर्म में। दूसरा ये कि जैसे कोई सिमिलर रिक्वायरमेंट आती है तो हमें बार बार हमें VPC क्रिएट करना है, इंस्टेंस क्रिएट करना है, बकेट भी इसमें डालना है और बहुत सारी चीजें तो एक टीडीएस और मैनुअल जो टास्क है वो बार बार करना होगा। बट इस टेराफॉर्म के थ्रू अगर किसी मान लो मेरे को एक एनवायरनमेंट भी करना पड़ा और फिर मेरे को और एनवायरनमेंट में सेम रिक्वायरमेंट है, मान लो या फिर कोई डी प्रोड, तो उसमें हम इसको यूज करके हम वहाँ सेम चीज बहुत कम समय में कर सकते हैं। करेक्ट। तो बेसिकली अंकु और अली भाई ने जो आंसर दिया है, इसको थोड़ा पॉज कर लो। हाँ, अंकु और अली भाई ने जो आंसर दिया है वो, अली भाई थोड़ा पॉज कर लो आप साउंड। अच्छा ठीक है, इन दोनों का आंसर करेक्ट है, इसलिए क्योंकि हम मैनुअल जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक दो चीज़ों के लिए तो ठीक है। अगर मुझे एक S3 बकेट बनानी है तो दैट इज़ फाइन, मैं यहाँ से जाऊँगा क्लिक करके बना दूंगा। एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 10 करनी है तो भी इज़ फाइन, है ना। लेकिन अगर मेरे पास सिचुएशन ये है कि मुझे ना, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन की बात आती है, तो किसी ने भी ऑटोमेशन टूल को ये सोच के नहीं बनाया था कि 2 इंस्टेंस क्रिएट करना है या 1 इंस्टेंस क्रिएट करना है। तब ना नंबर्स बढ़ जाते हैं। जब आप ऑटोमेशन की बात करते हो तो नंबर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। नंबर्स बढ़ जाते हैं मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम्स जब होती है ना, तो अभी उसका सॉल्यूशंस आता है, राइट। तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपको सेम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना है ना, मल्टीपल रीजन्स में, और अगर वो नंबर्स हैं मान लो 100, ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी पूरी टीम को लगा दूंगा, रोहित, अवनीत, अली और ये अंकु, सब कोई, और मैं खुद भी लगा पड़ा हूँ 10 रीजन्स में इंस्टेंस को लॉन्च करने में। और इंस्टेंस के पीछे में VPC क्रिएट होता है, इंस्टेंस होती है, RDS होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में।
अब सब कोई लगे हुए हैं तो हम कम से कम हम 1 हफ्ते से ऊपर ले लेंगे ये चीज़ मैनुअली करने में, ठीक है? क्योंकि पता नहीं इतनी बार कन्फ्यूजन्स होगी कि हमने ईबीएस डाला, नहीं डाला, अब वो इंस्टेंस चल रही है तो पता नहीं एक्सेसिबल है नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं कुछ मिस हो सकता है मैनुअल में, अगर वो हंड्रेड्स हैं नंबर में। अगर वो 1-2 हैं तब तो मतलब मुझे इतनी बड़ी टीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही कर दूँगा 10 अलग-अलग रीज़न्स में, है ना? तो ऑटोमेशन हमेशा वहीं होता है रोहित, जहाँ पर कि आपको मैनुअल चीज़ें एक तो रिपीटेटेड हैं, है ना? जैसा कि उन्होंने बोला अली भाई ने कि अगर कोई रिपीटेड टास्क है, ठीक है? तो उस टास्क को आप मैनुअली नहीं करोगे, उसको ऑटोमेट करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर नंबर्स ज़्यादा हैं, ठीक है? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविज़न करने का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी आप क्या करोगे, एक ही बार मेहनत करोगे। जैसा अंकु ने बोला कि आपकी मेहनत एक ही बार लगेगी। एक कोड को लिखने में, एक फाइल को लिखने में आपको हो सकता है कि 1 हफ्ता ले लोगे आप। मेहनत एक ही बार है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी कभी फ्यूचर में प्रोविज़न करना होगा, है ना? किसी को भी प्रोविज़न करना होगा आपकी टीम में, आप रहोगे, नहीं रहोगे, वो बंदा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविज़न और डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है? तो यही रीज़न है कि हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करते हैं, चाहे कोई सा भी ऑटोमेशन टूल हो, है ना? चाहे वो टेराफॉर्म हो या कोई अदर ऑटोमेशन टूल हो, उसका रीज़न सिर्फ यही होता है हमें यूज़ करने के लिए ऑटोमेशन टूल को। मुझे लगता है रोहित अब ये क्लियर हो गया है ना? यस रोशन भाई। रोशन, इसमें आपने जैसे कुछ टेराफॉर्म से लॉन्च किया तो आप कंसोल से भी देख सकते हो ना कि कितने EC2 चल रहे हैं, कितने HTTP चल रहे हैं, 100% सब हाँ। चीजें, राइट? तो इसमें फिर सिक्योरिटी ग्रुप तो इसमें फिर सिक्योरिटी ग्रुप में कोई सिक्योर वाला कोई ऐसा कोई मुझे कुछ ऐसा पर्पस इसका तो है नहीं कि इससे सिक्योर हो जाएगा, अगर आप नहीं टेराफॉर्म से कर रहे हो और कंसोल से करोगे तो इनसिक्योर नहीं रहेगा, सिक्योरिटी इज नॉट अ कंसर्न, है ना? बट ऑटोमेशन हाँ। तभी होता है ना जब हम कोई रिपीटेड टास्क कर रहे हैं और वो मैनुअली कर रहे हैं, है ना? जैसा मैंने बताया, तो उसके वजह से हम हमेशा ऑटोमेशन में जाते हैं, राइट? सिक्योरिटी कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अभी हम क्या करने वाले थे? MKDIR टेराफॉर्म, ये मैं अपने विंडोज़ मशीन पे कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे लैपटॉप पे टेराफॉर्म एग्जाम्पल। इसका मतलब कि आप लोग भी अपने लैपटॉप से कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और आप लोगों ने देख लिया कि मैंने पहले AWS CLI पे देख लिया, दैट मीन्स कि मैं अपने अकाउंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। फिर मैं टेराफॉर्म पे कर रहा हूँ, तो टेराफॉर्म ना थोड़ा सा ज़्यादा होशियार है। वो क्या करता है ना कि ऑटोमेटिकली आपकी मशीन पे जो डिफ़ॉल्ट AWS CLI होती है ना, समझे, वहाँ से वो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल को पढ़ लेता है। अब डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल को अगर पढ़ लेता है ना, तो वो उसी अकाउंट में जाके चीज़ें करेगा। अगर मान लो आपके पास 10 अकाउंट है ना, तो 10 अकाउंट का जो प्रोफाइल होगा वो आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरी प्रोफाइल है, वो मेरी प्रोफाइल है। वो अभी हम देखेंगे कि वो कैसे बताते हैं और कैसे करते हैं। बाकी आप लोग भी अपने अपने क्वेश्चंस बीच बीच में पूछ सकते हो जो भी नहीं समझ आए। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक ही फाइल के अंदर में सारी चीज़ें डाल दूंगा। सबसे पहला जो S3 बकेट, प्रोवाइडर, अभी मॉड्यूल्स के बारे में मत सोचना, क्योंकि ये मॉड्यूल्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। मॉड्यूल्स के बारे में जब हमें डिस्कशन में जाएंगे तब हम मॉड्यूल्स के बारे में सोचेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। कैसे, मैं एक सेकंड दो मुझे, मैं पहले रिसोर्सेज में प्रोवाइडर बताना चाह रहा हूँ कि प्रोवाइडर किस लिए यूज़ होती है और कैसे लिखा जाता है, ताकि टेराफॉर्म समझ जाए कि मुझे किस प्रोवाइडर के लिए लिखना है।
कोड ठीक है। और जाओ और इसमें AWS प्रोवाइडर वर्जन, AWS प्रोवाइडर अच्छा ऑल प्रोवाइडर। ये देखो टेराफॉर्म ना कितनों के साथ में काम कर सकता है, ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, देख रहे हो। और ये सारे ना जितने हैं ना, ये कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनर हैं, तो कोई अलग अलग सर्विसेज है, समझे। देख रहे हो इतने सारे लोगों के साथ टेराफॉर्म कंफर्टेबल है। हिरोकी उरोकी सब ये ऑटोमेशन टूल्स ही तो हैं, और समटाइम्स क्लाउड भी हैं, ठीक है। तो इन सब के साथ टेराफॉर्म काम कर सकता है। तो प्रोवाइडर बेसिकली जब आप लिखते हो तो आप बताते हो कि मैं किसके साथ काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप वहाँ पर प्रोवाइडर लिखते हो। क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड प्रोवाइडर में हम जाएंगे तो यहाँ पे AWS AWS प्रोवाइडर ठीक है। कोई भी टेराफॉर्म जब लिखोगे ना तो उसमें ये वाली लाइंस तो कॉमन होंगी आपकी हमेशा, एवरी टाइम। आप कभी भी टेराफॉर्म लिखोगे तो उसमें ये लाइन आपको डालना पड़ेगा। ये लाइन में, अच्छा यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, ओके अभी दिख रहा है यहाँ पर ढंग से, है ना ये। हाँ पहली लाइन में प्रोवाइडर, प्रोवाइडर आप जो भी क्लाउड का यूज कर रहे हो, अगर मैं AWS यूज कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर AWS लिखा। अगर आप GCP होगे या कुछ और होगे, है ना, तो वहां पर उसका नाम देना पड़ेगा। तो इससे ना टेराफॉर्म समझ जाता है कि मुझे कहाँ पर क्या प्रोविजन करना है, ठीक है। इससे वो समझ जाता है कि मुझे यहाँ पर प्रोविजन करना है। अब वर्जन 2 का मतलब हो गया ना कि जो लाइब्रेरीज है ना वो मैं किसके साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि 2.0 के साथ में मैं कंफर्टेबल हूँ, मतलब इससे ऊपर वाला जो वर्जन होगा उसके लिए मेरी जो भी आप कोड लिखने जा रहे हो, क्रिएट रिसोर्स और ये सब जो कमांड्स हैं, समटाइम्स वो कमांड में जैसे होता है ना कि अगर उबंटू है तो वहाँ apt गेट इंस्टॉल चलेगा, और लिनक्स का कोई फ्लेवर है तो यम इंस्टॉल चलेगा, है ना, अलग अलग कमांडें अलग अलग जो चलती हैं। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चलती हैं, है ना। वो आपको खुद ही बता देगा कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो आपको जाके वो वर्जन्स चेंज करना पड़ेगा, इट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है। रीजन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन से रीजन में आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना चाहते हो, ठीक है। मैंने बोल दिया यूएस ईस्ट 2 में करना चाहता हूँ, यूएस ईस्ट 2, क्योंकि मुझे ओहायो रीजन में, या फिर चलो यूएस ईस्ट 1 में ही रहने दो, ठीक है। तो पहला हमें ये 3 लाइन यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद जब हमने वो 3 लाइन डाल दी, फिर अब मुझे S3 बकेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो S3 बकेट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा टेराफॉर्म में, S3 बकेट था ना, रिसोर्सेस में था, राइट, रिसोर्सेस, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में ही आपको ना 80% कोड मिल जाएगा, कुछ भी बनाने के लिए आपको 80% चीज़ें यहीं मिल जाएंगी, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कॉपी करो, उठाओ और चुपचाप से यहाँ पे पेस्ट कर दो main.tf के अंदर में। यहाँ गए यहाँ गए, यहाँ पर कमेंट किया S3 बकेट बकेट कोड, और यहाँ पर S3 बकेट का कोड डाल दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहला बोल रहा है रिसोर्सेज, मैंने एक चीज़ बताया था कि रिसोर्सेज जहाँ लगा हो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नया बना रहे हैं हम लोग, है ना।
तो जब भी आप कुछ नया बनाना चाहते हो ना, या फिर जो नहीं है उसको क्रिएट करना चाहते हो, तो वहाँ पर हमेशा रिसोर्सेज लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो नया बनाएगा आपके लिए। कौन सा रिसोर्सेज बनाना चाहते हो? आप बोल रहे हो AWS S3 बकेट, मैं AWS में बकेट बनाना चाहता हूँ, तो ये वाला एक मॉड्यूल हो गया, जो कि यही आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। आप जहाँ पर भी रिसोर्स बनाना चाहते हो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि मुझे बकेट बनाना है S3 के अंदर, ठीक है, तो मुझे यही इसका वे है। अगर मुझे EC2 इंस्टेंस बनाना होता है तो मैं लिखता AWS EC2, ठीक है, और वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वरी होने की जरूरत नहीं कि पता नहीं कैसे मैं लिखूंगा, एक स्टैंडर्ड कैसे फॉलो करूंगा। ये ऑटोमेटिकली आप जब यहाँ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिसोर्सेस कैसे क्रिएट करते हैं और वो क्या पढ़ता है, AWS कैसे समझ जाता है कि मुझे बकेट ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे बकेट के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बी जो है ना, ये कुछ भी दे सकते हो, दिस इज जस्ट ए काइंड ऑफ टैगिंग, कि उससे रिसोर्स की आईडी पता चल जाए। जब आप बना रहे हो ना बकेट, तो उसको आईडी पता चल जाए कि ये मेरा बकेट है। तो आप इस पर पूरे कोड में बस ये वाली उसकी आईडी है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस फॉर्मेट के अंदर में लिख दिया कि बकेट का नाम ये होगा। बकेट का नाम बेसिकली ये नहीं देना है, मुझे कुछ अलग से देना है। बकेट का नाम हमेशा पता है हम सबको कि यूनिक होना चाहिए, तो इसको लिखते हैं माई न्यू नेम इज रोशन, ठीक है। और ACL मैंने बोला बकेट प्राइवेट होना चाहिए, ये हम सबको पता है, हम सब ने S3 के बारे में पढ़ा है कि हम वहाँ पर पब्लिक बकेट बना सकते हैं, प्राइवेट बकेट बना सकते हैं। तो मैंने बोला कि बस वो प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी दूंगा ACL तो भी चलेगा, मुझे तो सिर्फ बकेट बनाना है मैं, और अगर उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करनी है तो बाद में देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और टैगिंग, ये हम सबको पता है कि टैगिंग हम बकेट में क्यों देते हैं, है ना, मतलब नॉट बकेट में, किसी भी AWS के रिसोर्सेज में टैगिंग क्यों देते हैं? तो टैगिंग देते हैं जस्ट फॉर रिकॉग्नाइजेशन, टेराफॉर्म S3 बकेट, ठीक है। इतना हमने कोड लिख दिया, ये कोड को हमने कर दिया सेव। अब सबसे पहला कमांड हमें चलाना है टेराफॉर्म इनिट। देखो ये कर रहा है ना, चेकिंग फॉर अवेलेबल प्रोवाइडर, डाउनलोडिंग प्लगइन फॉर प्रोवाइडर। जो प्लगइन मैंने बोला था 2.o के ऊपर जाना, तो उसने 2.o के ऊपर में जो था वो सपोर्टेड प्लगइन उसको ये मिला, है ना, इनिशियलाइज कर रहा है प्रोवाइडर को। उसके बाद बोला टेराफॉर्म है सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड, मतलब जो भी थी चीजें उसने डाउनलोड कर ली हैं मेरे लिए। अब मैंने बोला था जैसे मैं इनिट करूंगा ना तो वो डॉट टेराफॉर्म बनाएगा, राइट, डायरेक्टरी। देखो इसने बना दिया ना डॉट टेराफॉर्म। इसके अंदर में क्या डाउनलोड किया, तो इसने प्लगइन डाउनलोड किया। अगर कुछ और डाउनलोड करना होता तो वो कुछ और भी इसकी डाउनलोड, जो भी डिपेंडेंसी थी वो डाउनलोड कर लेता। उसको विंडोज में टेराफॉर्म एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्लगइन चाहिए थी उसने उस प्लगइन को डाउनलोड कर लिया बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर मैं मान लो गलती से किसी ने इसको डिलीट मार दिया, ls-a-lhrt, इसीलिए इसको यहाँ पर डॉट में डालता है वो, ठीक है। अगर मान लो गलती से किसी ने इसको डिलीट मार दिया, अननोन ऑप्शन rm, अच्छा rm rf, सोचो गलती से किसी ने डिलीट मार दिया, ओ अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर से आपको इनिट करना पड़ेगा और वो फिर से डाउनलोड कर देगा आपके लिए वो प्लगइन को। ये प्लगइन बेसिकली क्या है, जहां से मैं कमांड चला रहा हूँ ना उसको बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास ये सब चीजें नहीं थी, इसको डाल लो तब तुम यहाँ से कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो टेराफॉर्म की, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। फिर हम करते हैं टेराफॉर्म प्लान। प्लान में हमने क्या बोला था कि हमें दिखाएगा कि आप बना क्या रहे हो। रिफ्रेशिंग टेराफॉर्म स्टेट, अब उसने बताया कि तुम बना क्या रहे हो और कितनी चीजें बनाओगे आप, ये भी बताएगा आपको, ठीक है। तो ये बता रहा है एन एग्जीक्यूशन प्लान हैज बीन जनरेटेड एंड सो ऑन बिलो। प्लस का मतलब बनाने जा रहे हो कुछ नया, है ना। क्या बनेगा, ये देखो ये होगा, और इसके अंदर में आईडी हो गई जिससे कि पहचान जाएंगे हम उस कोड को। क्या बनाएंगे, बकेट बनाएंगे जिसका नाम ये होगा, ठीक है। हमने और कुछ भी चीज़ें यहाँ डाली नहीं है, तो सब कुछ ऐसे ही आ रहा है ब्लैंक ब्लैंक सा, है ना, कंप्यूटर कंप्यूटर काइंड ऑफ, कुछ भी हमने डाला नहीं है ना।
हमने क्या डाला है, टैग डाला है ना, और ACL डाला है और नाम डाला था। 3 चीज़ें डाली थी, तो तीनों चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। अगर आपको मतलब इसका मतलब आप ये सोच सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें S3 बकेट सपोर्ट करता है और आप ये सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हो अपने कोड में, राइट। चलो अब यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारा सब कुछ सही है ना, तो तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा S3 बकेट। लेट्स ट्राई अप्लाई। अब ये पूछ रहा है कि अप्लाई, हम आप जब बनाओगे ना अप्लाई, तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी जाके वहाँ पर। आप चाहते हो ऐसा करना क्या? तो हम कर देते हैं यस, हम चाहते हैं। ये बोल रहा है क्रिएटिंग, मैं बना रहा हूँ आपके लिए। बोलता है स्टील क्रिएटिंग। बना दिया ना इसने। अब उसमें परमिशन परमिशन लगा रहा है, परमिशन परमिशन भी लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे हम कोई सा भी रिसोर्स बना सकते हैं टेराफॉर्म में। ये तो जस्ट एग्जांपल था S3 का, हम इसके साथ कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो VPC हो, चाहे कोई सा भी हो रिसोर्सेस। मैंने बोला था कि स्टेट फाइल होती है, स्टेट फाइल। देखो स्टेट फाइल के अंदर क्या होता है, ये एक जेसन फॉर्मेट होता है ना, और इसमें वो सारा डिटेल्स दे देगा कि क्या बना है। ये बना है ना, इसका बकेट ये है, इसका डोमेन ये है, इवन बकेट का डोमेन भी दे दिया इसने कि बकेट का डोमेन ये है, ठीक है। होस्टेड जोन की कीज ये है, एवरीथिंग उसने मुझे पूरे बकेट के बारे में बता दिया। तो आप यहाँ से स्टेट फाइल से आपको ये डिटेल्स पता चल जाते हैं कि क्या चीज़ें आपने बनाई हैं, और अगर आप कुछ भी अपडेट करते हो उस फाइल के अंदर में, जैसे S3 बकेट के अंदर में या फिर EC2 इंस्टेंसेस के अंदर में, तो वो सबसे पहले इस फाइल को आके देखता है और पढ़ता है। इस फाइल से उसको पता चलता है कि मैंने कुछ बनाया था या नहीं बनाया था, या फिर एक नया आइटम बनाने जा रहा हूँ मैं। अगर बनाया जा रहा हूँ तो क्या क्या बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यही यूज़ होता है स्टेट फाइल का। तो आई गेस इतना क्लियर है। अगर मुझे इस बकेट को जो भी मैंने बनाया है इसको डिलीट करना है, तो मैं लिखूंगा डिस्ट्रॉय, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड। डिस्ट्रॉय कमांड जो रिसोर्सेस आपने टेराफॉर्म के थ्रू बनाई थी ना, उसको वो डिलीट मार देगा। और कहाँ से उसको पता चलेगा क्या रिसोर्स मैंने बनाई थी? स्टेट फाइल से उसको वो पता चल जाएगा कि मैंने ये रिसोर्स बनाया था। समझे? कोई क्वेश्चन है इसमें अभी किसी के पास? नहीं रोशन भाई, परफेक्ट है। नहीं रोशन भाई। हेलो यस यस। हेलो रोशन भाई, जैसे अब हमने इसको डिस्ट्रॉय रोशन भाई, जैसे अब हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अगर हमें दोबारा सेम इसको क्रिएट करना है तो दोबारा से सेम स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, या कुछ मतलब कहीं पे देखो रिसाइकिल अभी करनी हमने चाहिए जो कुछ? बनाया था ना, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, हमने जो हाँ जी, बनाया हाँ था जी, ना हाँ जी, और उसके बाद हमने डिलीट मार दिया, है ना? तो आपने देखा होगा इसका ना एक बैकअप लेके रख लेता है वो स्टेट फाइल का। ठीक है, किसका बैकअप है ये है जो उस समय एग्जिस्टिंग थी ना स्टेट फाइल, जिसमें कि माल लिखा हुआ था कि हाँ यार ये बना है, ये बनाना है, ठीक है। अपने रेफरेंस के लिए ना वो बना के रख लेता है एक बैकअप, कि पता नहीं रोहित ने अगर फिर से बोला कि यार मुझे बनाना है दोबारा से सेम चीज़, तो मैं कहाँ से दूंगा बना के रोहित को। तो वो बोलता है कि आप फिर से बना लो सेम चीज़। तो मेरे पास डाटा है पड़ा हुआ, मैं वहाँ से पढ़ लूँगा, बना के दे दूंगा आपको सेम चीज़। मैंने फिर से टेराफॉर्म अप्लाई कर दिया, तो दोबारा से जो उसको डाटा था वो फिर से वहाँ से पढ़ा अपने स्टेट फाइल से, और उस डाटा को उसने मैच कराया और बना देगा मेरे लिए। कुछ भी अलग से नहीं करना है अपने को तो इसमें। उसको बैकअप फाइल को मैनुअली हटाना पड़ेगा इन केस अगर हम उसको आपको परमानेंटली ये हटाना है, चाहिए ही ठीक है। नहीं ना,
है ना, आपको मान लो डिस्ट्रॉय कर देना है इंस्टेंस के साथ में सब कुछ, ठीक है, तो आप स्टेट फाइल को ही डिलीट मार दो, जो जहाँ भी स्टेट फाइल दिखे ना उसको डिलीट मार दो, ठीक है। तो मतलब अब आपको वो चाहिए ही नहीं उस चीजें, आपने पहले डिस्ट्रॉय करा फिर स्टेट फाइल को भी डिलीट मार दो, ठीक है, लेकिन वो मत करना ठीक क्योंकि है वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है है ना, वो कभी भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे ये स्टेट फाइल है, ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि ये स्टेट फाइल जो है ना ये मेरे लोकल लैपटॉप में सेव हो रहा है ना, इस लोकेशन पे terraform example.com में जहाँ कोड है वहीं पर सेव हो रहा है। अभी क्या है कि अ, जैसे हम सब बंदे ना एक ही कंपनी में एक ही टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ कि रोशन ऑफिस नहीं गया, है ना, और रोहित को एक बकेट ना और प्रोविजन करना था, कुछ एडिट या कुछ डिलीट करना था कोड के अंदर में, टेराफॉर्म के कोड में, ठीक है। अब चूंकि ये सारी डिटेल्स तो स्टेट फाइल में सेव हो जाती हैं, है ना, और स्टेट फाइल तो रोशन ने अपने लैपटॉप से चलाया है तो रोशन के पास ही रह गई, ठीक है। अगर रोहित कुछ नया उसमें चेंजेस करता है, मॉडिफिकेशन करता है, तो रोहित क्या कर रहा है, बेसिकली नया रिसोर्स क्रिएट कर रहा है ना, उसको नया S3 बकेट क्रिएट करना पड़ेगा। वो उसी बकेट्स के अंदर में कोई चेंजेस नहीं कर सकता है रोहित, क्योंकि स्टेट फाइल ही नहीं है उसके पास, है ना। तब हमारे पास अगर इस तरह का सिचुएशन हो, क्योंकि डेफिनेटली ये सिचुएशन तो एवरीवेयर आएगा, ठीक है, जहाँ भी टेराफॉर्म यूज हो रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर ये सिचुएशन आएगी ही आएगी, क्योंकि एक बंदे ने रिसोर्स क्रिएट किया, वो स्टेट फाइल उसी के लैपटॉप में रह गई, है ना। इसको बोलते हैं बैकएंड, टेराफॉर्म का स्टेट फाइल को बोलते हैं बैकएंड, ठीक। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि ये जो है ना स्टेट फाइल ये शेयर्ड हो, है ना, एक रोशन के लैपटॉप में नहीं हो, ये शेयर हो एवरीवेयर, है ना। तो जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो बैकएंड है टेराफॉर्म का उसको हम किसी जगह पे स्टोर कर सकते हैं। और कौन सी जगह पे स्टोर कर सकते हैं हम, S3 में कहीं एक फोल्डर बना करके उस .tf स्टेट फाइल को हम एज अ बैकएंड वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है टेराफॉर्म में यूज़ करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस में हम यूज़ करते हैं। तो बैकएंड जो होना चाहिए वो हमेशा क्लाउड के ऊपर में होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहता है कोड में वो बैकएंड को डाउनलोड करे अपने लैपटॉप में और ऑटोमेटिकली उस बैकएंड से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर ले, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो S3 बैकएंड, S3 बैक, क्या कैसे ये क्या, कंट्रोल S3 बैकएंड, बैकएंड। अभी पहले मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रॉय करूँगा, इसको डिस्ट्रॉय हो जाने दो। और मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ फाइल रोशन, ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, तो कर दो delete, रोशन विetnam, हम्म, यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ बकेट का नाम टेराफॉर्म बैकएंड रोशन, ठीक है। इसको कर देता हूँ क्रिएट, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया,
अब अपने अपने इसको डिलीट डॉट स्टेट फाइल डिलीट हो गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अभी जो टीएफ स्टेट फाइल जो मेरे लोकल लैपटॉप में बन रही थी, अब मैं उस टीएफ स्टेट फाइल को S3 बकेट में बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली वहां पर बने, मेरे लोकल लैपटॉप में नहीं बने, नहीं तो कोई और बंदा मेरी टीम का नहीं कर पाएगा, है ना। अपडेट वगैरह बैक एंड, यहाँ पर मैंने बैकएंड का कोड डाल दिया। तो ये इसको लिखने का तरीका है बैकएंड को, जहाँ पर क्या बताते हो बैकएंड S3 है, और कौन से बकेट को पॉइंट करेगी आपकी बैकएंड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मेरी स्टेट फाइल तुम सेव जो करोगे वो यहाँ करोगे, हम्म, यहाँ पे तुम मेरा सेव करोगे। वो पूछ रहा है की में मतलब पाथ बताओ, पाथ में बता देता हूँ स्लैश। अगर मुझे इसके अंदर भी कोई फोल्डर फाइल में सेव कराना था तो मुझे वो भी उसका पाथ देना होता। मान लो मुझे यहाँ पर इसके अंदर में एक नया चाहिए था, न्यू BKND, ठीक है। हाँ, तो ये वाला का पाथ एग्जैक्टली यहाँ तक का पाथ मुझे देना पड़ता, ठीक है। इसीलिए वो मुझे पूछ रहा था कि आप रूट में चाहते हो इस फोल्डर में डायरेक्टली बन जाए या इसके अंदर में जाके बनाए। तो मैं बोला यार इसे फोल्डर में ही बना दो, अंदर में अभी नहीं। और इसमें किस नाम से बने, मैं चाहता हूँ इसका नाम हो माई डॉट tf स्टेट, इस नाम से हो, इस फाइल का नाम ये हो माई डॉट tf स्टेट, और ये रूट में ही बन जाएगा क्योंकि मैं कोई और पाथ नहीं दे रहा हूँ, तो ये रूट में ही बन जाएगा, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, तो करते हैं init फट गया, क्यों फटा, फाइल टू एग्जिस्टिंग वर्कस्पेस डिनाइड, अच्छा rm-rf डॉट terraform init, फिर से फटा, fail to get existing workspace, access denied, host id 403 403। हाँ जी, क्या आपको फोल्डर पब्लिक नहीं आया, आपको फोल्डर पब्लिक अच्छा, नहीं आया, हाँ तो अभी करेक्ट वो करेक्ट, एक्सेस नहीं मिल रहा उसको। वेरी गुड। इसको बनाओ पब्लिक, है ना। इनिशियलाइजिंग द बैकएंड अभी भी नहीं बनाया, अभी भी नहीं बनाया, तो क्यों नहीं बनाया, अच्छा ओके। TF ठीक है, ये बकेट बना लेते हैं और इसको करते हैं इनिशियलाइजिंग द बैकएंड, ओके। क्यों नहीं बना रहा है ये, फाइल टू गेट एग्जिस्टिंग वर्कस्पेस एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड आ रहा है। रोशन फोल्डर का नाम वहाँ पे बना हुआ है, रोशन फोल्डर का नाम वहाँ पे बना हुआ है, एक बार पास वेरीफाई कर सकते हैं अंदर। ये अपना बैकएंड है ना। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तुम्हें डाल देना है। दूसरा आप बोल रहे हो मैन डॉट TF में जाओ और
फोल्डर का नाम वेरीफाई करो। तो फोल्डर तो अपन कुछ और नाम से बना देते हैं, अभिनीत, अली, रोहित, अंकु और रोशन। ठीक है, ये नाम से बना दिया। इसके ऊपर ACL लगी है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फोल्डर को पब्लिक करना था ना, इसमें स्टेट फाइल लिखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियलाइज करें। अरे सॉरी, ये क्यों आ रहा है कि फेल टू गेट एग्जिस्टिंग वर्कस्पेस, एक्सेस डिनाइड। एग्जिस्टिंग वर्कस्पेस में क्यों फेल टू गेट आ रहा है? क्या? जो उसमें की है, जो की में कहीं जो उसमें की है, जो की में कहीं ऐसा तो नहीं हमें वो नेम जो दे रहे हैं उसको हम डॉट डाल के दे रहे हैं, उसकी वजह से हाँ, देख लेते हैं यहाँ पर। डाल दें अगर हम बोलो ना, पाथ टू माई की, .tf में, है ना, पाथ टू माई की, मतलब जहाँ पर मेरी कीज है वहाँ का पाथ दे दो। हम्म की का मतलब देखो, इसने क्या किया, यहाँ पे स्लैश के अंदर बनाया। अच्छा, स्लैश के अंदर में कीज का नाम दे दिया। स्लैश ऐड करना पड़ेगा स्लैश ऐड करना पड़ेगा अभी। शायद यही कमी है। ठीक है, टेराफॉर्म बैकएंड रोशन, यही है ना फाइल का नाम? हाँ, ये तो कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है। Sorry. ठीक है, एरर कॉन्फ़िगर बैकएंड S3 वन एरर अकर्ड, स्लैश नहीं लगेगा। ये बोल रहा है स्लैश नहीं चाहिए अपने को। ठीक है भाई, स्लैश नहीं लगेगा तो स्लैश नहीं देने को। ठीक है, नाइटी का स्टेट डालो, ये 61 डाल दो, बैकएंड S3 डाल दो। यहाँ पर जाने से यहाँ बंद हो रहा है, यहाँ जाने से यहाँ बंद हो रहा है। खोलने को नहीं चाह रहा था लेकिन कोड। अच्छा, मुझे 1 मिनट दो, मैं देखता हूँ इसको चला के, इसके एरर को ही गूगल करके देखते हैं कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा आना तो नहीं चाहिए, या तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन चेंज अनलेस द बैकएंड सक्सेसफुल। देखो किसे ये आता है ये। हम्म tf डॉट स्टेट मैंने सही लिखा था, फाइल ये 61 भी ठीक है। इसको भी
check the bucket in AWS. It is untouched, but I agree with you that the tool should check the occupancy file is possible. Basically, here काम करो करो डॉट टेराफॉर्म को वर्जन सीरीज को डाउनलोड कीजिए। आईडी भी चेंज कर लो। नहीं ये इसमें रोशन कह रहा है कि यू नीड टू अप्लाई सम पॉलिसी। किसमें एक्सेस यूनाइटेड केस में कह रहा है कि मे बी एक्सेस का जो इशू आ रहा है वो बेसिकली पॉलिसी वो अप्लाई करनी पता पड़ेगी नहीं उसके अंदर कोड में। वो क्या चाह रहा है कि वो बोलना चाह रहा है कि मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, समझे, जबकि वो ऐसा है ही नहीं, अभी नहीं है एक्सेस, तो ये बना कैसे रहा था। बस ये टेराफॉर्म के बैकएंड को डालने के बाद ये ऐसा इशू आ रहा है। बैकएंड डालने के बाद अगर ये इशू आ रहा है दैट मीन्स कि हो सकता है कि मॉड्यूल में कहीं ना कहीं बैकएंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए इशू आ रहा है। नहीं तो इससे पहले तो चल ही रहा था ना, ऐसा तो नहीं। अगर मैं बैकएंड को हटा के चलाऊं कोड को तो ये चलना चाहिए। ये समटाइम्स कोई जो मॉड्यूल्स और वर्जन्स होते हैं ना उसका भी पंगा करता है ये। इस वजह से भी ये बैकएंड चलता नहीं है। आई नो। अभी देखना, अभी अगर मैं इसको इनिट करूँगा ना, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म हैज़ डिटेक्टेड, अरे ये तो पूरा ही बवाल हो गया। Terraform has detected you are unconfigured your previously set S3 backend। हाँ ठीक है, rm-rf dot terraform बेसिकली वो ना मुझसे बोल रहा है कि तुम ना प्रोफाइल डाल दो फाइल के अंदर में, समझे, उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करो और प्रोफाइल डालो, तब मैं चलाने दूंगा। नहीं डालोगे तो मैं नहीं चलाने दूंगा, इसी वजह से वो नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही आप चलाओ। मैं बैकएंड वाला जो है ना इसका एक बार अपने ट्राई करके फिर आप लोगों को उसका एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ऐसे अपन लॉन्च कर सकते हैं किसी भी टेराफॉर्म को, किसी किसी भी रिसोर्सेस को, है ना। तो मैं ना एक बार इसको समराइज कर देता हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना अपने अकाउंट में या फिर अपने लैपटॉप में, मुझे पता है कि कई लोगों के पास ना लैपटॉप में प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्या करोगे कि एक ना T2 माइक्रो लॉन्च करो, है ना, और T2 माइक्रो में टेराफॉर्म का सेटअप करो और वहाँ से आप चीज़ें को ये करो, क्या बोलते हैं उसको, रिसोर्सेस क्रिएट करो। ठीक है, अब कौन कौन से रिसोर्सेस क्रिएट करोगे एज अ टास्क मैं आपको रिसोर्सेस देना चाहता हूँ, और ये प्लीज़ कर लेना क्योंकि मैं कल देखूंगा सबका कि आप प्लान और एग्जीक्यूट करके मुझे दिखा पा रहे हो कि नहीं। EC2 बनाना है ना, आपको S3 बनाना है, और एक बहुत आसान सा है LB बनाना है। ठीक है, कल के क्लास के बाद मैं थोड़ा सा लेवल 2 वाला दूंगा टास्क, लेकिन अभी नहीं दूंगा। LB बनाना है, और इसमें थोड़ा सा कर लेना
कि LB जो होगा वो EC2 के साथ अटैच होगा, ये भी टेराफॉर्म के थ्रू ही होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि कोई भी डेवलपर होता है या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोई भी कितना भी बड़ा चीता क्यों नहीं होता है, वो कभी भी ना जीरो से कोड लिखना स्टार्ट नहीं करता है, क्योंकि वो काम आप मत करना, वो बेवकूफ़ी होती है अगर आप कोई भी काम जीरो से कर रहे हो स्टार्ट। अगर एक बार पहिया बन गया है तो आप दोबारा पहिया का आविष्कार करने मत जाओ, ठीक है। तो आप क्या करो, हमेशा कोई भी, जैसे मैंने बोला ना, EC2 और लोड बैलेंसर, मतलब लोड बैलेंसर के थ्रू EC2 एक्सेस होना चाहिए, है ना। अगर मैं आपको ऐसे बोलता EC2 और लोड बैलेंसर, तो आप क्या करते, आप यहाँ जाते, आप EC2 पहले लॉन्च करते, एक लोड बैलेंसर लॉन्च करते, उस लोड बैलेंसर में EC2 को अटैच कर देते, राइट। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी अटैचमेंट ही करना है, EC2 और लोड बैलेंसर के साथ में अटैचमेंट होना चाहिए। मुझे लोड बैलेंसर के टारगेट ग्रुप में आपकी EC2 इंस्टेंस की ID दिखनी चाहिए, है ना। तो वो कैसे दिखनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ है आपके पास रिक्वायरमेंट जैसा मैं दे रहा हूँ, तो मैं इसको बता भी देता हूँ कि कैसे करोगे आप। EC2 LB टेराफॉर्म, ELB टेराफॉर्म, ये लिख देना बस। आप जब ये लिखोगे ना, आपको देखो कंप्लीट, है ना, मल्टीपल आ जाएंगे आपके पास कोड टेराफॉर्म के, ठीक है। मल्टीपल कोड्स आ जाएंगे आपके पास टेराफॉर्म के। आप कोई सा भी कोड डाउनलोड करो और चलाओ, और चला के जो मुझे चाहिए ना, बस मुझे उतनी ही दिखा दो। देखो यहाँ पे है ना मॉड्यूल ELB HTTP, यही कोड एग्जैक्टली ये भी चला सकते हो आप हूबहू, कोई मनाही नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन अब इसको चलाना कैसे है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और जब नहीं चलेगा तो भी बताना, तो फिर हम आपस में सब बैठ के भाई देख लेंगे कि कैसे चलाना है। लेकिन प्लीज़ इसको चला देना, जब मुझे लगता है आप तो चला लोगे। जब इसको चला लोगे तो कल जो हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर में बैकएंड डिस्कस करेंगे, DynamoDB के थ्रू टेराफॉर्म में लॉग कैसे जनरेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे, है ना। और मॉड्यूल डिस्कस करेंगे कि टेराफॉर्म में मॉड्यूल्स और वर्कस्पेस क्या होती है। तो 4 चीज़ें कल हम डिस्कस करेंगे टेराफॉर्म में, मॉड्यूल, वर्कस्पेस और DynamoDB लॉग प्लस बैकएंड, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे कल। हम अपने डेमो में हम लोग VPC क्रिएट करेंगे, और VPC के अंदर में रिसोर्सेस लॉन्च करेंगे कस्टम VPC के अंदर में। ये कल अपन करने वाले हैं क्लास में।